नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा, सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू आयोजन में करेंगे प्रतिभाग। बाबा बोगनाग की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे सीएम। नए वित्त वर्ष में धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न। 25 अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। हर जनपद में एक गांव होगा संस्कृत ग्राम। निवेश नीति को जून तक के लिए बढ़ाया। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट में सोनिया राहुल गांधी के नाम। विरोध में देश भर में ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में भी करेगी कांग्रेस प्रदर्शन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लिया सद्भावना सम्मेलन एवं राष्ट्रीय एकता शिविर में प्रतिभाग। कहा, हरिद्वार में भूमि हमेशा से ज्ञान और सेवा का केंद्र रही। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रहे मौजूद। उत्तराखंड में मौसम बदलने की संभावना। प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग में बारिश के आसार। तापमान में कमी संभव। और अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी आज उत्तरकाशी में उत्तराखंड की सबसे लंबी 4 किलोमीटर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान बाबा बोगनाग के भव्य मंदिर में विधिवत रूप से बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें कि ये वही टनल है जहां 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसा हुआ। टनल के प्रवेश द्वार से करीब 400 मीटर पर भूस्खलन होने से करीब 41 मजदूर टनल में फंस गए थे। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल सीएम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग नंबर T8 एवं T8M का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, अगर बात करें आज सीएम धामी के कार्यक्रमों को लेकर के, तो उनके कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आप जो वो सिलक्यारा पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए प्रशासन लोगों से यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी गई है। तमाम यहाँ पर तैयारी में जुट है। जब पार्टी है यहाँ देखने को मिले और यहाँ के जो लोग और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारे संवाददाता की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। तमाम जानकारी के लिए सुमित धन्यवाद। नई खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। मीटिंग के दौरान कैबिनेट में 25 मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मंजूरी दी गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम उन्नयन योजना को भी सब्सिडी दी जाएगी। संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया है। तो इसमें विभाग लगभग ये 25 मद हैं जिस पे चर्चा आज हुई थी माननीय मंत्रिमंडल में।
इसके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सबसे पहला था ये कृषि विभाग का मत था। ये उत्तराखंड कीवी नीति आज विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें मुख्य तौर पे जो प्रस्तावित है कि वर्तमान में लगभग 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि 682 हेक्टेयर में वर्तमान में 381 मीट्रिक टन इतना अभी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि आगामी 2025-26 से 2031 तक जो कुल क्षेत्रफल है उसको 682 से बढ़ाकर 3500 किए जाने का उनका प्रस्ताव है और जो उत्पादन है वो 381 मैट्रिक टन से 85 गुना बढ़ाकर 33,000 मैट्रिक टन किए जाने का इसमें प्रस्ताव है। और इसमें विभाग ने ये प्रस्तावित किया है कि जो उद्यान में जो मानक रहेगा वो लगभग योजना का मानक रहेगा वो 12 लाख रुपए प्रति एकड़ का मानक रहेगा और इसमें 50 से 70% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, सीएम धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी 25 मुद्दों पर। इस बैठक में चर्चा हुई है, साथ ही कीवी नीति को भी मंजूरी मिल गई है। क्या कुछ खास इस बैठक में रहा? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार की इस वित्तीय वर्ष में पहली कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में खासे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फोकस किया गया है जो बागवानी, औद्यानिकी और कृषि पर आधारित जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, उनको मुनाफा देने के लिए, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए राज्य सरकार लगातार वचनबद्ध रही है। और पहले उनको मुद्रा लोन देकर के, कृषि लोन देकर के कम ब्याज पर उनको लोन दिया गया, समूहों को अतिरिक्त अनुदान दिया गया। तो सरकार ने नई पॉलिसी के तहत कीवी नीति को मंजूरी दी है। 2031 तक कीवी का कुल क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री सूक्ष्म खादी उद्यम उन्नयन योजना को मिलेगी अब सब्सिडी, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित योजना अब 60% सब्सिडी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेब की जो फसल की तोड़ाई है उसको भी अंतिम जो निर्णय है वो कैबिनेट ने लगाया है और उसपे स्टोरेज को लेकर निर्णय लिया गया है। यानी जो स्टोरेज लगाएंगे उनको 50% से लेकर के 70%, महिला समूहों को 70% सब्सिडी मिलेगी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसी के अलावा जो मिलेट्स ईयर इसको बताया गया है तो मिलेट्स के लिए भी बकायदा महिला स्वयं सहायता समूह को अच्छा दाम मिलेगा। उसके अलावा जो डिपार्टमेंटल जो प्रस्ताव आए थे, जो संस्कृत शिक्षा विभाग में ब्लॉक में एक गांव को चिन्हित किया जाएगा, यानी संस्कृत विभाग की ओर से एक संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे जिस पर संस्कृत की भाषा और व्याकरण का चयन किया जाएगा, संस्कृत की विरासत और संस्कृति को वहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। एक एक ब्लॉक में एक एक किया जाएगा और संस्कृत सिखाने के लिए इस पर फोकस किया जाएगा, एक शिक्षक तैनात किया जाएगा। दूसरा जो पेयजल विभाग है उसके अर्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वित्त विभाग के जरिए आवासीय जो कॉलोनी के कॉमन एरिया है उसको लेकर के भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो वेलफेयर एसोसिएशन के बीच सौदा हुआ था प्रमोटर को लेकर के, उसमें स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। और वहीं देखेंगे तो यू शर्क और यू कास्ट को लेकर के एक अहम निर्णय लिया गया है, दोनों का एकीकरण किया जाएगा, यानी विभाग न लगे और उसमें किया जाएगा। सभी कर्मचारी एक विभाग एक अम्ब्रेला के तहत काम करेंगे। इसके अलावा देखेंगे 12 तक निःशुल्क पुस्तक अब मिलेगी। पहले 1 से लेकर के 8वीं तक को मिलती थी, अब 1 से लेकर के 12वीं तक को मैट्रिक शिक्षा को भी इसके अंतर्गत लगाई है। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से तकरीबन 25 ऐसे निर्णय है मोहर लगाई है और उम्मीद वित्तीय वर्ष में एक के बाद लेनी जाएगी, क्योंकि 4 दिन हमें है 30 अप्रैल से शुरू होना है। इसके अलावा जिस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है उसके बाद चुनाव व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर के काफी अहम निर्णय आगे आने वाले समय में भी लिए जाएंगे। जी, एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आज वरिष्ठ नेता सोनिया और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ईडी का समन मिलने पर हल्ला बोल। प्रदेश के सभी ईडी दफ्तरों के बाहर करेगी
कांग्रेस धरना प्रदर्शन। देहरादून के क्रॉस रोड स्थित ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने का नोटिस किया था जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देश भर में आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन दिखाई देगा। सोनिया और राहुल को ईडी के द्वारा समन भेजने को लेकर के ये प्रदर्शन है। देखिए, ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जिस तरह से हो रही है उस पर कांग्रेस में एक आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी पर निशाने साधे जा रहे हैं और इसी को लेकर के आज वहां पर भी कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि उत्तराखंड भी इससे छूटा नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समन को लेकर के उत्तराखंड जो कांग्रेस है प्रदेश भर में आज ईडी दफ्तर पर आज धावा बोलने वाली है, वहाँ धरना प्रदर्शन करने वाली है। इसके लिए अगर राजधानी देहरादून करें तो यहाँ पर भी करेंगे। इसलिए 11:30 बजे 11:30 बजे प्रेस ग्राउंड में सारे कांग्रेसी नेता एकत्रित होंगे और यहाँ से वह ईडी दफ्तर पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। नेताओं से बात करने पर उनका कहना है तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का समन हुआ है। ये जो सरकार है वह एक बदले की भावना कर रही है, एक राजनीतिक विदेश काम कर रही है और कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बड़े नेता है। इसलिए जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड ST/SC आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता आयोजित की और सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार हर वर्ग के लिए तरह तरह की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। साथ ही मुकेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देवनगरी कहे जाने वाले तीर्थ नगरी हरिद्वार में 3 महत्वपूर्ण घोषणा की, जिनमें अनुसूचित समाज के पूर्वजों के नाम से एक स्मारक बनाया जाएगा। मुकेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आयोग को भी काम दिया है। सरकार ने अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम 200 प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देकर प्रत्येक ब्लॉक में 2 युवकों को भेजेंगे। उनकी मॉनिटरिंग से स्वयं अनुसूचित आयोग करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं। कल 14 अप्रैल को हरिद्वार की पावन धरा पर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। एक तो जो अनुसूचित समाज के वंचित लोग के सुधार के लिए जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम से एक स्मारक बनाया जाएगा, और दूसरा STP SCP की जो हमारे बहुउद्देशीय भवन बनते हैं उनके नाम भी हमारे जो SC और ST
समाज के समाज सुधारक रहे हैं उनके नाम से रखे गए हैं। तीसरा, एक महत्वपूर्ण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को भी काम दिया है, उसमें अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 200 प्रशिक्षित युवाओं को हम रोजगार देकर उनको प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 लोगों को भेजेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं अनुसूचित आयोग करेगा और एक मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी सचिव करेंगे। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन राष्ट्रीय एकता शिविर में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत भी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने सम्मेलन में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हरिद्वार की यह पावन भूमि हमेशा से मानवता, ज्ञान और सेवा का केंद्र रही है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागरूक करने और देश की एकता को सुदृढ़ करने का अवसर है। राज्यपाल ने कहा कि मानव उत्थान का अर्थ है हर व्यक्ति को सशक्त बनाना, और जब यह सशक्तिकरण सामूहिक हो तभी सच्चा उत्थान संभव होता है। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारी संस्कृति की आत्मा है। उत्तराखंड में डेंगू ने समय से पहले दस्तक दे दी है। देहरादून जिले में 1 से 13 अप्रैल तक अलग अलग निजी अस्पतालों में 15 मरीजों की डेंगू वायरस की प्रमाणिक पुष्टि हुई है, जिसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। देहरादून के श्री महंत इंद्रेश और ग्राफिक एरा अस्पताल के चिकित्सकों ने डेंगू के लक्षण मिलने पर मरीजों की जांच करवाई। पुष्टि के बाद चौंकाने वाले रिजल्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग आश्चर्य में आ गया। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में 13 और ग्राफिक एरा अस्पताल में 2 मरीजों में डेंगू की प्रमाणिक पुष्टि हुई। इसमें पर्वतीय और मैदानी इलाकों में आने वाले मरीज शामिल हैं। चिकित्सक के मुताबिक डेंगू पीड़ित मरीजों में शुरुआत में तेज बुखार, कमर, जोड़े व सिर में दर्द, शरीर में लाल चकत्ते, मसूड़ों में खून आना, उल्टी की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन अब अस्पताल और शहर में डेंगू के प्रति चल रही व्यवस्थाओं को और पुख्ता कर दिया गया है। वहीं नगर निगम द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए व्यवस्थाएं और दुरुस्त की जा रही हैं। देखिए, अभी जो पूर्व में पिछले साल जो रिजर्व रखे गए थे बेड, उतने ही हमने अभी रखने के लिए कहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ केसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी बेड सुरक्षित किए जाएंगे और जो सरकारी अस्पताल में उनमें भी सफिशिएंट मात्रा में बेड को सुरक्षित किया जाएगा। देखिए, जो हमारी नगर निगम की तैयारियां हैं वो ऑलरेडी हम लोग 1 अप्रैल से शुरू कर चुके हैं, और 1 अप्रैल से जो हमने शुरुआत की थी वो जो है ऑन डिमांड, और जहाँ पे जो हमारे मॉस्किटो डेंसिटी उसके हिसाब से हम लोगों ने लो लाइंग एरियाज़ में और बस्तियों में शुरुआत की थी फॉगिंग की। अब जो है हम लोग जो है इसको और आगे विस्तारित करते हुए प्रत्येक वार्ड वाइज जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में गर्मियां बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद जिलेवार कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के सरकारी विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति दूर करने के लिए प्रशासन ने खंड शिक्षा अधिकारी, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्कूलों में पेयजल किल्लत दूर के दिशा निर्देश दिए। एसडीएम सल्ट रिंकू विस्ट ने कहा कि गर्मी के सीजन को खंड शिक्षा अधिकारी, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। जिन विद्यालयों में पेयजल की किल्लत दिक्कत आ रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। गर्मी के सीजन को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों और जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ में एक बैठक की गई है, जिसमें जिन जिन विद्यालयों में पेयजल की दिक्कत है तो उसमें क्या वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है उसके संबंध में प्रयास किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के रानीखेत का एकमात्र गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय, जहां कई बार गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन के लिए रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब सभी सुविधाएं राजकीय चिकित्सालय में मिल सकेंगी।
अब गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में डॉक्टर कमल किशोर की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में चिकित्सालय में तैनाती हो चुकी है। डॉक्टर कमल किशोर इसी अस्पताल में कार्यरत थे। अब वह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में ज्वाइन कर चुके हैं, जिससे अब गर्भवती महिलाओं को काफी सुविधा मिल सकेंगी। डॉक्टर कमल किशोर ने कहा कि सिजेरियन के लिए जो केस रेफर किए जाते थे वह केस अब यहाँ किए जा सकेंगे। मरीजों को एक तो सिजेरियन के लिए जो रेफर होते हैं पेशेंट वो रुकेंगे। एक तो 6-7 सिजेरियन कर भी चुका हूँ मैं ऑलरेडी। जैसे जो पहले पुराने ऑपरेशन होते हैं जिनके प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 2 पहले से ऑपरेशन होते हैं वो भी हो पाएंगे अब। बाकी बच्चेदानी के ऑपरेशन जैसे कि बच्चे रसौली की और जो बच्चेदानी बाहर आने की समस्या है उसके भी ऑपरेशन की सुविधा मिल पाएगी। बाकी अंडे दानों में गांठ वगैरह जो होती है उसके भी सारे ऑपरेशन महिला संबंधित सारे चीज़ों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा आप यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ चूँकि डॉक्टर पहले से ही यहाँ पर जितने स्वीकृत पद हैं उनके अनुरूप यहाँ उपलब्ध थे। अभी कुछ समय पहले से यहाँ पर डिमांड की जा रही थी यहाँ पर गायनी के एक डॉक्टर की। मुझे आज बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही गायनी के एक डॉक्टर जो कि यहाँ से पहले यहीं कार्यरत थे लेकिन वो पीजी करने के लिए बाहर गए थे, वो पुनः लौट के आ गए। जिससे हमारी जो रेफरल जो केस हैं वो रेफ़र अब नहीं होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है उनका इलाज यहीं हो पाएगा। और इसी के साथ हमारा NICU बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू होने वाला है और जब ये भी हमारा स्थापित हो जाएगा तो यहाँ की जो प्रसवावस्था में जो हमारी बहनें जो यहाँ की जो पेशेंट को जो परेशानी होती थी वो कम होगी। लोहाघाट के ऋषेश्वर शमशान घाट में शवदाह के लिए आने वाले लोगों के द्वारा काफी गंदगी की गई। घाट में जगह जगह अधजले शवों के अवशेष, अधजली लकड़ियां पड़ी हुई हैं। घाट में जगह जगह गंदगी बिखरी पड़ी हुई है, जिससे लोहावती का जल भी अशुद्ध हो रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में घाट में वृहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। खुद पालिका अध्यक्ष वर्मा व अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने हाथ में झाड़ू व फावड़ा लेकर पर्यावरण मित्र पालिका कर्मियों के साथ मिलकर घाट की सफाई की। इस दौरान घाट में पड़े कूड़े का निस्तारण किया गया। पालिका अध्यक्ष वर्मा ने घाट में शवदाह करने आने वाले लोगों से शवों का अच्छे से अंतिम संस्कार करने व घाट में स्वच्छता बनाए रखने तथा जनता से भी स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की। दाह संस्कार करने के बाद साफ सुथरा करके जाएंगे और काफ़ी लोग जागरूक भी हो चुके हैं। आज देखा होगा आपने काफ़ी कूड़ा और लकड़ी और काफ़ी गंदगी पाएगी यहाँ, और जिसमें लगातार हम लोग सब यात्रा में आते रहते हैं। जो भी हमारा यहाँ का स्टाफ का बुजुर्ग मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। और लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे यात्रा में आते हैं तो 5-5 मिनट हर कोई देगा तो अपने आप ही हमारा लोहावती नदी स्वच्छ और सुंदर देखने को मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्र से वन विभाग से मिलकर के जो लकड़ी के टाल से लकड़ी लेते हैं वो रस्सी काटते हैं, उसमें उनका नंबर और पूरा डिटेल नोट करा जाएगा। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से गंदगी छोड़ करके और अधजला सब छोड़ के जाएगा उसकी तरफ कानूनी कार्रवाई के साथ चुरानी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आज हमारा यह स्वच्छ और स्वस्थ लोहाघाट अभियान का दूसरा दिवस है। दूसरी लोकेशन पे हम आए हैं जो हमारा सवदाह, जहाँ पे हमारा सवदाह होता है, मोक्ष धाम है। और यहाँ पर काफ़ी गंदगी है। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे समय समय पे कि आप अवेयर रहें और जितना हो सके उतना कम कूड़ा फैलाएं और अपने नगर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। फसल की कटाई और सिख नववर्ष का प्रतीक कहे जाने वाला बैसाखी का पावन दिहाड़ा सिख समाज के लोगों द्वारा जहां पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवों की भूमि कहलाने वाले उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी जगह जगह पर सिख समुदाय के लोगों द्वारा बैसाखी का पावन दिहाड़ा मनाया जा गया, जिसके चलते कई जगह पर नगर कीर्तन निकालकर तो कहीं दीवान साहिब सजाकर तो कहीं सुखमणी साहिब पाठ का जाप कर तरह तरह के आयोजन आयोजित किए गए। तो वहीं क्षेत्र के गांव कलियावाला में भी बैसाखी का पावन दिहाड़ा पंथ खालसा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे सरजना दिवस के रूप से भी जाना जाता है। जहां गांव के गुरुद्वारा साहिब में दीवान साहिब सजाए गए और गुरुद्वारा पहुंचे रागी जत्थे द्वारा भजन कीर्तन गुरु के जीवन पर प्रकाश डाला। गुरुवाणी से गुरुद्वारे में पहुंची दूर दराज क्षेत्र से संगत नु निहाल किया। बैसाखी का पर्व जो इसलिए मनाया जाता है कि 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस दिन खालसे की सृजना करी थी। 5 जो खालसे साजे थे उनके शीश लिए थे 5 प्यारों के,
और उन्हें खालसा साज कर और उन्हें अमृत पान करवाया था। फिर उन 5 प्यारों को अमृत पान करा के शीश लेके फिर उसके बाद में अपन स्योम गुरु जी ने उनके हाथ से 5 प्यारों के हाथ से और अमृत पान करा था। तो इसलिए खालसे की साजना हुई थी। जो खालसा पंथ जो चला था वो बैसाखी के दिन गुरु साहिब जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था आनंदपुर साहिब में। यह हमारे गांव में पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है, लगातार मना रहे हैं और पूरी साथ संगत ने इसमें बहुत सहयोग किया है और विशाल दीवान सजाए गए हैं। ग्राम बलखेड़ी से हमारे कथावाचक आए हैं जिनका नाम ज्ञानी मंजीत सिंह है और लगभग 2 से 2.5 घंटे दीवान सजाए गए। गुरु का लंगर बनाया गया है और पूरे गांव दूर दूर से यहाँ पर जो है संगत आती है। जो ये प्रोग्राम मनाया गया है धੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हों के 1699 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ जो खालसा ਸਿਰਜਣਾ दिवस के उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ गुरु पुरब मनाया गया है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।